हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं। आज उसकी 4th क्लास है। मैंने 2nd क्लास के एंड में क्वेश्चन दिया था जो मैंने कहा था कि 3rd क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाया था, टाइम नहीं बचा था। तो आज उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो मैंने 2nd क्लास के एंड में दिया था। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो, क्या है वो क्वेश्चन, उसकी बात करें। ये रहा क्वेश्चन। ये है कि ये लाइटें आ रही है और हमें पता है कि जब भी लाइटें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइटें सीधे नहीं जाएगी, लाइटें बेंड करेगी। लाइटें इधर भी बेंड कर सकती है, इधर भी बेंड कर सकती है। डिपेंड्स कि डेंसर से रेरर जा रही कि रेरर से डेंसर जा रही, वो इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर इधर बेंड करती है तो ये कहलाएगा डेविएशन, डेविएशन कहलाएगा। इधर बेंड करती है तो ये क्या कहलाएगा, डेविएशन, ये डेविएशन कहलाएगा। अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लाइट सीधे जाने की बजाय या तो इधर जाएगी या इधर गई। इधर जाएगी तो ये डेविएशन होगा, इधर जाएगी तो डेविएशन होगा, ठीक है। अगर इधर गया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये होगा। अगर आर ये हुआ तो इस डेविएशन की जो वैल्यू होगी वो आई माइनस आर होगी। और लाइट अगर इधर जाती है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो इस डेविएशन की जो वैल्यू होगी वो आर माइनस आई होगी, जो कि हम लोग पहले देख भी चुके हैं। तो हमने देखा कि अगर लाइट रे इस तरफ गई तो डेविएशन कितना हुआ, आई माइनस आर। लाइट रे इस तरफ गई तो डेविएशन कितना हो गया, आर माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए डेविएशन आर माइनस आई भी हो सकता है, आई माइनस आर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ मॉड ले लिया, मॉड। एक्चुअली ये डेविएशन और के बीच में ग्राफ है। के क्या है, दिखाता हूँ के क्या है। तो डेविएशन ये भी हो सकता है, ये भी। तो मॉड का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला डेविएशन है तो आई माइनस आर हो जाएगा, अगर ये वाला डेविएशन है तो आर माइनस आई हो जाएगा। तुम यहाँ पे देखो के क्या है, के जो है वो म्यू वन अपॉन म्यू टू है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट फर्स्ट मीडियम को म्यू टू कह रहा है और सेकंड मीडियम को म्यू वन कह रहा है, और म्यू वन अपॉन म्यू टू जो है के है, और के वेरी कर रहा है। अगर के वेरी कर रहा है तो हो सकता है कहीं के की वैल्यू क्या हो, 1 से ज़्यादा, और कहीं के की वैल्यू क्या हो, 1 से कम। तो दिखाता हूँ मैं, जैसे कि म्यू वन अपॉन म्यू टू के है, म्यू वन अपॉन म्यू टू के है। हो सकता है कि कहीं के की वैल्यू 1 से कम हो, और हो सकता है कि कहीं के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। अगर के की वैल्यू 1 से कम हुई, अगर के की वैल्यू 1 से कम हुई तो के क्या है, म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो म्यू वन लेस देन म्यू टू हुआ, म्यू वन कम हुआ तो म्यू वन क्या हुआ, रेरर, और म्यू टू क्या हुआ, डेंसर। तो डेंसर से रेरर है, और डेंसर से रेरर है तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर जाएगी। लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, ये आर होगा। और इस केस में जो डेविएशन होगा, एकदम क्लियर दिख रहा कि इस केस में जो डेविएशन होगा वो आर माइनस आई होगा। तो यहाँ डेविएशन आर माइनस आई होगा, कब, जब के की वैल्यू क्या है, 1 से कम। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, के क्या है, म्यू वन अपॉन म्यू टू। और अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या हो, 1 से ज़्यादा। तो इस केस में म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू हुआ, और अगर म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू हुआ तो म्यू वन ज़्यादा है तो म्यू वन क्या हो गया, डेंसर, और म्यू टू क्या हो गया, रेरर। तो लाइट रेरर से डेंसर में जा रही, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी, और लाइट नॉर्मल की तरफ जाएगी तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। तो लाइट रे सीधे जाने की बजाय लाइट इतना एंगल बेंड कर गई, ये क्या होगा, डेविएशन। और इस केस में जो डेविएशन होगा उसकी वैल्यू आई माइनस आर होगा। तो हमने देखा कि ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर के पे डिपेंड करेगा। के 1 से ज़्यादा हुआ तो ये फिगर होगा, डेविएशन आर माइनस आई है। के 1 से ज़्यादा हुआ तो ये होगा, डेविएशन आई माइनस आर होगा। अभी आते हैं इस पर दोबारा। अभी तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो अभी हमने देखा कि वो के पे डिपेंड करेगा। मतलब ये एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है वो डेंसर से रेरर का भी हो सकता है और रेरर से डेंसर का भी हो सकता है। तो लाइट ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, डेविएशन ये भी हो सकता है, डेविएशन ये भी हो सकता है। तो डेविएशन जो है वो मॉड आर माइनस आई है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि डेविएशन और के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके ये हुआ, ये कर्व इस लाइन को कहाँ टच करेगा, के इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये कर्व इस लाइन को टच करेगा। यहाँ पे जो लाइट रे गिर रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, फिक्स है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। लाइट रे डेविएट करेगी, डेविएशन और के बीच में ग्राफ है। के जो है अभी बताया, के म्यू वन अपॉन म्यू टू है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आई तो है ही, और इस ग्राफ में आर भी है। आर भी है, इसका मतलब इस ग्राफ में रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। कन्फर्म होता है कि इस पूरे ग्राफ में रिफ्रैक्शन की बात हो रही। इसका मतलब इस ग्राफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो अगर डेविएशन और के बीच में ग्राफ है तो आपको 4 वैल्यू निकालनी है। K1 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है। तो
अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया था तो वीडियो को रोकें, मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। बताओ क्या होगा ये क्वेश्चन। अभी तो जस्ट मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी तो बस मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जल्दी से इन चारों की वैल्यू निकालो वीडियो को रोक के, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ, ठीक है। जब k की वैल्यू k2 है तो डेविएशन कितना है, 0। ये लाइट है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, इसका डेविएशन 0 है। डेविएशन 0 होने का मतलब कि लाइट रे सीधे निकल गई। लाइट रे सीधे निकल गई तभी तो डेविएशन कितना हुआ है, 0। और लाइट रे सीधे तभी निकलती है जब मीडियम में बदलाव नहीं हुआ। अगर मीडियम बदलता तो लाइट रे बेंड करती, लेकिन लाइट रे सीधे निकलने का मतलब कि लाइट रे बेंड नहीं की, और ये तभी पॉसिबल है जब मीडियम चेंज ना हो। और मीडियम चेंज ना होने का मतलब कि μ1 इक्वल टू μ2 हो, और μ1 इक्वल टू μ2 का मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका मतलब कन्फर्म होता है, यहाँ से आंसर आ गया k2 की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमने निकाल लिया, k2 1 आया। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब k की वैल्यू k2 है, जब k की वैल्यू k2 है, देखते हैं k2 कितना है, तो डेविएशन 0 है। डेविएशन 0 का मतलब लाइट रे सीधे निकल गई। लाइट रे सीधे निकलने का मतलब कि मीडियम नहीं बदला, μ1 इक्वल टू μ2 हुआ, और μ1 इक्वल टू μ2 हुआ, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हुई, 1। तो k2 की वैल्यू 1 हो गई। तो क्लियर हो गया, k2 1 हो गया। चलो एक आंसर तो आ गया, एक आंसर तो आ गया। अब देखते हैं अगर k 1 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, और k 1 से कम हो तो क्या होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, अगर k 1 से ज़्यादा है, ठीक है। k अगर 1 से ज़्यादा हो, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और पहले k की वैल्यू 1 से कम की बात करें। k 1 से कम, अगर k की वैल्यू, तुम देखो k अगर 1 से कम है, k 1 से कम, तो μ1 अपॉन μ2 जो हो गया वो 1 से कम हो गया, तो μ1 लेस देन μ2 हुआ। तो μ1 क्या हुआ, रेरर, और μ2 क्या हुआ, डेंसर। लाइट रे डेंसर से रेरर जा रही है, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी, ये क्या होगा, डेविएशन r माइनस आई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग k कम 1 से कम करते जाएंगे, k हम लोग 1 से जैसे जैसे k की वैल्यू 1 से कम करते जाएंगे, ठीक है। बताओ ये लाइट किधर जाएगी, नॉर्मल से और दूर जाएगी कि नॉर्मल की तरफ जाएगी, फटाफट बताओ, नॉर्मल से और दूर जाएगी कि नॉर्मल की तरफ जाएगी। सोचो, बिल्कुल सही, लाइट रे नॉर्मल से और दूर बढ़ती जाएगी, क्योंकि k कम करने का मतलब, k कम करने का मतलब कि डेंसर को और डेंसर करना। k कम करने का मतलब, k कम करने का मतलब कि जो डेंसर है, डेंसर उसको और डेंसर करना, और रेरर को और रेरर करना। तो ये और रेरर हो रहा, और ये और डेंसर हो रहा, और रेरर हो रहा। जितना ज़्यादा रेरर होगा, r की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, लाइट रे नॉर्मल से उतना दूर जाएगी। तो रेरर और रेरर हो रहा है, लाइट रे नॉर्मल से और दूर जाएगी, और लाइट रे नॉर्मल से और दूर जाएगी, तो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब k की वैल्यू k1 होगी, जब k जो है वो, जब k k1 के बराबर होगा, तो डेफिनेटली r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगी, 90। डेफिनेटली r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 होगी। तुम कहोगे कैसे r की वैल्यू 90 हो जाएगी, इसलिए r की वैल्यू 90 होगी क्योंकि इसके बाद ग्राफ नहीं है। इसके बाद ग्राफ नहीं है, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये लिमिटिंग केस है, बाउंड्री केस है। इसका मतलब कि इधर क्या हो रहा होगा, k को अगर k1 से कम करेंगे तो क्या हो रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तभी तो ग्राफ यहाँ पे नहीं है, ये ग्राफ रिफ्लेक्शन का है, यहाँ तक ग्राफ खत्म हो गया। इसका मतलब कि इस तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, इसीलिए ग्राफ में इतना ग्राफ गिवन नहीं है। तो जब k की वैल्यू k1 हो गई, k देखो वही मैं कह रहा हूँ, k घटता जाएगा। k घटने का मतलब k और कम होती आ रहा है, k और कम होने का मतलब μ1 और कम हो रहा, μ2 और ज़्यादा हो रहा है, रेरर और ज़्यादा रेरर होगा, तो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब k घटते घटते k1 हो गया, तो r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगी, 90। अब इसके बाद तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब जब k k1 है तो r की वैल्यू 90 हो चुकी है, ठीक है। तो इस फिगर में जब k k1, r की वैल्यू क्या है, 90। तो इस k1 की वैल्यू निकालें, सबसे पहले इस k1 की वैल्यू निकालें, तो एक कन्फर्म होता है। स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ लगा दें, लगाओ स्नेल्स लॉ। क्या होगा, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। तो यहाँ पे लगा दो स्नेल्स लॉ, μ2 स्नेल्स लॉ μ2 sin 60। स्नेल्स लॉ यहाँ पे क्या होगा, μ2 sin 60 इज इक्वल्स टू μ1 sin 90, μ1 sin 90, μ2 sin 60 इक्वल्स टू μ1 sin 90। तो यहाँ से μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin 60 sin 90 तो कितना हो जाएगा, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2,
√3/2 हो जाएगी, ये था। और यहाँ पर μ1/μ2 को ही तो k बोल रहे हैं, और यहाँ का जो k है वो k1 है। μ1/μ2 k बोल रहे हैं तो यहाँ का k k1, तो इस तरह से k1 की वैल्यू आ गई कितनी, √3/2। एक आंसर ये आ गया, यहाँ से k1 की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, दो आंसर आ गया, k2 की वैल्यू आ गई, k1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा जब k की वैल्यू k1 है, जब k k1 है तो देखते हैं डेविएशन कितना है। डेविएशन ये है कि लाइट रे ऐसे सीधे निकलने की बजाय लाइट रे इतना एंगल घूम गई, तो यही तो क्या है डेविएशन। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 - 60, ये एंगल 60 है, तो डेविएशन कितना होगा 30 डिग्री। ये डेविएशन जो हुआ वो कितना हुआ 30 डिग्री। तो k = k1 पे जो डेविएशन है उसका नाम किसने क्या बोला है, θ1 है ना। ये अरे देख लो, ये ग्राफ डेविएशन का है। जब k k1 है तो डेविएशन कितना है θ1, तो कन्फर्म है कि ये जो डेविएशन है वो θ1 के इक्वल है। तो इस डेविएशन को मैंने θ1 बोल दिया, और θ1 की वैल्यू दिख रही है कि वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो कन्फर्म है, ये आंसर भी आ गया, θ1 की वैल्यू आ गई, और वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो ये k1, k2 और θ1 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं k जब 1 से ज़्यादा हो। यहाँ आ जाओ, अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, k क्या है μ1/μ2, तो μ1 > μ2 हुआ, और μ1 > μ2 होने का मतलब ये क्लियर है कि μ1 > μ2 हुआ, तो जो μ1 हुआ वो क्या हुआ डेंसर, और μ2 क्या हुआ रेरर, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे डेविएशन जो होगा वो I - R होगा, ये होगा डेविएशन, एकदम क्लियर दिख रहा। अब तुम देखो जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ाएंगे, अब k की वैल्यू जैसे जैसे हम 1 से बढ़ाते जाएंगे, 1 से बढ़ाते जाएंगे, तो अगर मैं k की वैल्यू 1 से बढ़ाने का मतलब k क्या होता है μ1/μ2, k को μ1 = k μ2 है। k बढ़ाने का मतलब कि μ1 को k बढ़ाने का मतलब μ1 की वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, मतलब डेंसर को और डेंसर करना, रेरर को और रेरर करना। तो k बढ़ने का मतलब μ1 का बढ़ना, डेंसर को और डेंसर करना, रेरर को और रेरर करना। जितना ज़्यादा डेंसर होगा लाइट रे उतना ज़्यादा नॉर्मल की तरफ जाएगी, उतना ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी तो r की वैल्यू कम होगी। तो k के बढ़ने से डेंसर और डेंसर होगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बढ़ती जाएगी, r की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब k इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तुम यहाँ पे देखो जब k बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, k जब बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो r घटते घटते 0 को अप्रोच करेगा। जब k बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो r घटते घटते 0 को अप्रोच करेगा। और जब r घटते घटते 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में जो डेविएशन होगा, तुम देख लो, उस केस में जो डेविएशन होगा वो क्लियर दिख रहा है कितना हो गया डेविएशन, पूरा कितना हो गया 60 डिग्री डेविएशन जो हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री जो हुआ वो क्या हो गया डेविएशन। और इस डेविएशन को तुम देख सकते हो θ2 नाम दिया गया है। जब k इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा तब जो डेविएशन आया उस डेविएशन को θ2 बोला गया है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इस डेविएशन को θ2, तो जब k इनफाइनाइट को अप्रोच किया गया तो जो डेविएशन है वो θ2, और θ2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। सब कुछ आंसर आ गया, सारा आंसर यहाँ पे आ गया, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। k2 की वैल्यू 1, k1 की वैल्यू √3/2, θ1 की वैल्यू यहाँ पे θ1 यहाँ कितना है 30 डिग्री, और θ2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 60 डिग्री। ये सारे आंसर आ गए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट क्लास में कहा था करके आने के लिए आप लोग को। ये फिश है और ये बर्ड है। बर्ड फिश को देख रही, फिश बर्ड को देख रही। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि बर्ड को फिश की दूरी खुद से कितना दूर दिखाई देगी। रिपीट करता हूँ, बर्ड को फिश की दूरी खुद से कितना दिखाई देगी। तो पहले क्वेश्चन में देखने वाला बर्ड है। पहले क्वेश्चन में देखने वाला कौन है? बर्ड। तो अगर पहले क्वेश्चन में देखने वाला बर्ड है, बर्ड देख रहा है किसको? फिश को। तो पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जवाब दो, कौन हुआ ऑब्जेक्ट? बिल्कुल, अगर बर्ड देख रही है, किसको देख रही? फिश को। अगर फिश को देखा जा रहा तो जिसको देखा जा रहा वही तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और जो देख रहा वो तो क्या होगा? ऑब्जर्वर। वो तो ऑब्जर्वर हुआ। तो पहले क्वेश्चन में
ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, अपीयर टू द बर्ड मतलब बर्ड देख रही है, तो देखने वाला कौन हुआ, बर्ड। तो जो ऑब्जर्वर हुआ वो बर्ड हुआ, जो ऑब्जर्वर है वो बर्ड है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो हुआ वो फिश हुआ। तो ऑब्जेक्ट फिश हुआ तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, तो इस पहले एग्जाम्पल में लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, म्यू से एयर जाएगी, लाइट रे म्यू से एयर जाएगी, और इस म्यू की वैल्यू कितनी, 4/3। तो पहला एग्जाम्पल जो हुआ वो किसका हुआ, म्यू से एयर का हुआ, पहला एग्जाम्पल म्यू से एयर का हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल में अपीयर टू द फिश, सेकेंड में कह रहा है कि फिश को बर्ड की दूरी खुद से कितना दूर दिखाई देगी, फिश को बर्ड की क्या दूरी दिखाई देगी। तो इस सेकेंड केस में जो देखने वाला है, सेकेंड केस में जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, फिश, और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली फिश देख रही, किसको देख रही है, बर्ड को, तो जो ऑब्जेक्ट हुआ वो कौन हो गया, बर्ड, बर्ड जो हुआ वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट बर्ड हुआ तो लाइट रे बर्ड से निकलेगी और फिश की आंखों में जाएगी, लाइट रे बर्ड से निकल के फिश की आंखों में जाएगी, तभी तो फिश ऑब्जर्व कर पाएगी, ये ऑब्जर्वर है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन में लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, सेकंड क्वेश्चन में लाइट रे एयर से म्यू जा रही, एयर से म्यू जा रही। ठीक, तो वही पूछा है कि डिस्टेंस निकालना है, ठीक, और खुद से मतलब बर्ड को क्या लगेगा कि फिश की दूरी खुद से कितनी है, फिश को क्या लगेगा कि बर्ड की दूरी खुद से कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिश की दूरी 24, बर्ड की दूरी 36। ठीक है, देखने वाला कौन है, बर्ड, ऑब्जेक्ट फिश, लाइट रे फिश से निकलेगी और बर्ड के आंखों में जाएगी। तो एग्जाम्पल किसका हुआ, म्यू से एयर, और लास्ट क्लास में देखा था कि म्यू से एयर के केस में डिवाइड होता है, डिवाइड होने का मतलब इमेज कहाँ आती है, पास, इमेज पास आती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, लाइट रे म्यू से एयर जाएगी, तो फिश है यहाँ पे लेकिन दिखाई यहाँ देगी, फिश 24 पे है लेकिन दिखाई कहाँ देगी, 24/म्यू पे, 24/म्यू पर दिखाई देगी। तो बर्ड को लगेगा कि फिश की दूरी सरफेस से 24/म्यू है, तो खुद से कितना हो जाएगा, 36 + 24/म्यू। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 24/म्यू, तो कहाँ से लगेगा, 24/म्यू। चलो छोड़ो, आंसर यहाँ नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ, हटाओ यहाँ से। यही लिख दे रहा हूँ आंसर। तो आंसर आ गया, तो सरफेस से दूरी कितनी है, 24/म्यू, तो खुद से दूरी क्या होगी, 36 + 24/म्यू, 36 + 24/म्यू। ये फर्स्ट, म्यू की वैल्यू 4/3, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जर्वर कौन है, फिश, तो यहाँ से फिश ऑब्जर्वर है, तो बर्ड से लाइट निकलेगी और फिश की आंखों में जाएगी। तो एग्जाम्पल किसका हुआ, एयर से म्यू। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये आंख हुई, ये आंख हुई और ये ऑब्जेक्ट, एयर से म्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब इमेज दूर जाती है, बर्ड यहाँ पे है लेकिन दिखाई यहाँ देगी। ठीक है, तो फिश को लगेगा कि बर्ड यहाँ नहीं यहाँ पर है, फिश को लगेगा कि बर्ड की दूरी 36 नहीं, फिश को लगेगा कि बर्ड की जो दूरी है वो कितनी है, म्यू इंटू 36, म्यू इंटू 36। तो सरफेस से म्यू इंटू 36 दिखाई देगा, तो खुद से कितना दिखाई देगा, 24 + म्यू इंटू 36। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, 24 + म्यू इंटू 36। तो इस तरह से आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट में इमेज पास दिखाई देगी, सेकंड में इमेज दूर दिखाई देगी। ये कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में, इस कंटेनर की रियल गहराई कितनी है, h, रियल डेप्थ कितनी है, h, इसमें कोई लिक्विड भरा है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू। और एक आँख, मान लो यहाँ पे जो आँख है ये टॉप से इसको देखा जा रहा है, कंटेनर के टॉप से इसको, कंटेनर को देखा जा रहा, तो इसकी रियल गहराई तो h है, तुम देख सकते हो कि रियल गहराई h है, लेकिन इस आँख को, इसको गहराई, इस कंटेनर की गहराई कितनी दिखाई देगी, इसकी डेप्थ कितनी दिखाई देगी, h की h से कम कि h से ज़्यादा, जवाब दो, क्या दिखाई देगा, h से ज़्यादा कि h से कम। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोच रहे हो, हाँ सही है, सही है, h/म्यू। कैसे,
कंटेनर की गहराई को देखना मतलब बॉटम देखना, तो जो बॉटम है वही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बॉटम ऑब्जेक्ट हो गया। लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, म्यू से एयर जाएगी। ऑब्वियसली नहीं दिया तो हम लोग बाहर का मीडियम क्या मानते हैं, एयर, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, म्यू से एयर जाएगी। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ पर जो है वो म्यू से एयर जाएगी, और म्यू से एयर में हम लोग क्या करेंगे, म्यू से एयर में क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड का मतलब जो इमेज होगी वो पास आएगी। एक मिनट फिर से देखते हैं। हाँ, तो इस आंख को गहराई देखना, डेप्थ देखना मतलब बॉटम देखना, तो बॉटम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लाइट रे म्यू से एयर में डिवाइड करेंगे, इमेज जो होगी वो पास आएगी। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एच पे है तो इमेज कहाँ दिखाई देगा, एच बाई म्यू। तो गहराई कितनी है, ओपी, और ओपी की वैल्यू कितनी है, एच, तो गहराई दिखाई क्या देगी, आईपी, और आईपी की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन म्यू। तो एपरेंट डेप्थ क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, ये हो गया। ठीक, मतलब इस आंख को कंटेनर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसा कंटेनर। ये कंटेनर है इतना बड़ा, है इतना बड़ा कंटेनर है, लेकिन इस आंख को कंटेनर का बॉटम यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, तो कंटेनर ऐसा दिखाई देगा, मतलब ऐसा कंटेनर इस आंख को दिखाई देगा। क्लियर हो गया, है कंटेनर ऐसा, दिखाई ऐसा देगा। ठीक है, ये है एच, दिखाई देगा एच अपॉन म्यू, तो ये रियल डेप्थ हुआ और ये एपरेंट डेप्थ हुआ। क्लियर है आप लोग को, ओके। ठीक, लिख लेंगे इसको, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो वही क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जेक्ट की गहराई 100 है, रियल गहराई कितनी, 100, तो एपरेंट कितना होगा, सिंपल 100 अपॉन म्यू, आंसर आ गया। ये तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं, 100 अपॉन म्यू, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन। तुम मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर की जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर है। कंटेनर की डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन जो वाटर भरा है वो 20 सेंटीमीटर तक वाटर भरा है, और उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। तो 20 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पर ये आँख है। ठीक है, ये आँख, तो ये आँख है, गहराई 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है। तो पूछा है कि रियल में कितना फील्ड है, ये पूछा है कि रियल में कितना फील्ड है, रियल में कितना खाली है, ठीक, रियल में, और इस आँख को कितना भरा हुआ फील होगा, एपरेंट, आभासी, एपरेंट मतलब आभासी, इस आँख को कितना भरा हुआ फील होगा और इस आँख को कितना खाली फील होगा। तो आपको बताना है कि रियल में कितना भरा, रियल में कितना खाली, एपरेंट, आँख को क्या लगेगा कि कितना भरा हुआ है और कितना खाली है, ये रियल होगा और ये एपरेंट होगा। जल्दी बताओ, क्वेश्चन को लिखो, जल्दी सॉल्व करके बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या होगा, कितना भरा कितना खाली। ओके, चलो, तो सोच लिया होगा आपने, रियल में कितना भरा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, रियल में ऑब्वियसली खाली कितना है, 10 सेंटीमीटर, वो दिख रहा है। ठीक, भरा हुआ देखना मतलब बॉटम को देखना, तो बॉटम जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो ये बॉटम है वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये जो बॉटम है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इस सरफेस के पॉइंट को मैं पी बोल रहा, तो इस आँख को लाइट रे ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ जाएगी, म्यू से एयर, तो बॉटम यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई देगा, म्यू से एयर में डिवाइड करते इमेज पास आती है। ऑब्जेक्ट है 20 पे, लेकिन दिखाई कहाँ पे देगा, ऑब्जेक्ट 20 पे है, लेकिन दिखाई देगा वो यहाँ दिखाई देगा, और कहाँ पे दिखाई देगा, 20 अपॉन म्यू पे, 20 अपॉन म्यू पर दिखाई देगा। तो रियल में कितना भरा है, 20, दिखाई कितना देगा, 20 अपॉन म्यू, और 20 अपॉन म्यू कितना है, 4/3, सॉल्व करने पर ही कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखते हैं खाली कितना है। खाली देखना मतलब सरफेस को देखना, ये पॉइंट पी है, पी से आंखों के बीच में कोई मीडियम नहीं, और पी से आंखों के बीच में कोई मीडियम नहीं, तो जो पी से लाइट रे निकलेगी, पी से लाइट रे जब निकलकर आंखों पे पहुंचेगी, सरफेस से लाइट रे निकलकर जब आंखों पे पहुंचेगी, तो लाइट बेंड नहीं करेगी, क्योंकि कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, और मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो जहां पी है वहीं दिखाई देगा, और अगर जहां पी है वहीं दिखाई देगा तो खाली कितना है, एम्प्टी पोर्शन कितना है, 10, तो दिखाई भी कितना देगा, 10 है, 10 ही दिखाई देगा।
ठीक है, बॉटम बॉटम जहां पे है वहां नहीं दिखाई, बॉटम है यहां, दिखाई यहां देगा, है 20 पे दिखाई 15 पे देगा, लेकिन P जहां है वहीं दिखाई देगा, तो जितना खाली है उतना ही दिखाई देगा। तो ये देखो कितना भरा हुआ दिखाई दे रहा है 15 और खाली कितना दिखाई दे रहा है 10। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब हमें कंटेनर है ऐसा लेकिन दिखाई कंटेनर ऐसा देगा, ऐसा कंटेनर दिखाई देगा, था ऐसा लेकिन दिखाई ऐसा देगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि कंटेनर है, ठीक, ये एक कंटेनर, इस कंटेनर की डेप्थ जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें कितना पानी भर दें, इस कंटेनर में हम लोग कितना पानी भर दें, ऊपर से अगर देखा जाए तो ये कंटेनर लगे कि ये कंटेनर आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ फील हो, रियल में नहीं हो, आधा भरा हुआ फील हो, उसके लिए कितना रियल में भरना पड़ेगा। Up to what height should water be filled into vessel of height 21 centimeter such that it appears half filled? मतलब इसको लगे कि कंटेनर आधा भरा हुआ है, पूरी लंबाई 21 है, इसको लगे आधा भरा हुआ है। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या होगा आंसर। उसके लिए रियल में कितना भरना पड़ेगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, निकालो। किया ट्राई, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल में कितना भर दें कि इसको लगे कि आधा भरा हुआ है। तो देखें कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 14 सेंटीमीटर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आंसर है। आंसर 14 सेंटीमीटर बिल्कुल भी नहीं होगा 14 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आप लोग का भी आंसर 14 सेंटीमीटर आया हो तो ये गलत है। पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 14 आपने कैसे, गलत है लेकिन 14 कैसे निकाला होगा वो बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने सोचा कि 21 का हाफ कितना 10.5, तो आपको ये लगा कि जो एपरेंट भरा हुआ क्या दिखाई दे 10.5 और एपरेंट खाली क्या दिखाई दे 10.5। इस उम्मीद से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। 21 का ये गलत तरीका है। जो जितने लोग का आंसर 14 सेंटीमीटर आया है उन्होंने क्या किया वो मैं बताता हूं। उन्होंने सोचा कि 21 का हाफ 10.5 करते हैं कि हमें लगे 10.5 भरा हुआ लगे और 10.5 खाली लगे। देखो आधा भरा हुआ कब फील होगा, जब जितना भरा हुआ फील हो उतना ही खाली हो, जितना भरा उतना ही खाली, तभी लगेगा आधा भरा। आधे का मतलब क्या होता है, जितना भरा उतना ही खाली। तो 10.5 भरा हुआ फील हो, 10.5 खाली फील हो। हमें पता है कि एपरेंट कैसे निकलेगा, रियल को म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10.5 भरा हुआ दिखाई देने के लिए, 10.5 भरा हुआ दिखाई देने के लिए रियल में कितना भरना पड़ेगा वो निकालते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर लेना, तो रियल जो आएगा वो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो 10.5 भरा हुआ दिखाई देने के लिए रियल में कितना भरना पड़ेगा 14 सेंटीमीटर। अब मैं दिखाता हूं कि आंसर गलत क्यों है। ठीक है, जैसे ही तुम 14 सेंटीमीटर भर दोगे 10.5, हाँ 10.5 दिखाई देने के लिए 14 सेंटीमीटर भरना पड़ेगा, और जैसे ही तुम 14 सेंटीमीटर तक भर दोगे तुम्हारी उम्मीद टूट जाएगी, क्योंकि 14 सेंटीमीटर भरने का मतलब खाली जगह कितनी बचेगी 7, टोटल कितना है 21 में से 14 भर दिया, खाली कितना बचा 7 खाली बचा, और 7 खाली बचने का मतलब तुम्हारी उम्मीद टूट गई। क्यों उम्मीद टूट गई तुम्हारी, क्योंकि तुमको लगा था कि 10.5 भरा दिखाई दे, 10.5 खाली दिखाई दे, 10.5 तो भरा हुआ दिखाई देगा, 10.5 तो भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन 10.5 खाली नहीं, खाली कितना दिखाई देगा 7, और 7 खाली दिखाई दिया तो गड़बड़ हो गया। तुमने सोचा था कि 10.5 भरा खाली दिखाई देगा, और तुम देखो 10.5 खाली नहीं, खाली क्या दिखाई दे रहा है 7, भरा हुआ इतना दिखाई दे रहा है, खाली इतना दिखाई दे रहा है, तो आधा भरा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए 14 सेंटीमीटर गलत है। दिखा देता हूं मैं और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इधर
और प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं दिखाने जा रहा हूँ कि 14 क्यों गलत है और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो तुम, ठीक है, यहाँ पे रियल में कितना भर दिया 14 सेंटीमीटर। रियल में खाली कितना है 14 भरने से खाली कितना होगा 7। अगर 14 भर देंगे तो कितना दिखाई देगा 14/μ। रियल में 14 भरा, दिखाई क्या देगा 14/μ, और 14/μ सॉल्व करने पे कितना आएगा 10.5। 14/μ सॉल्व करने पर जो आएगा वो कितना आएगा 10.5। भरा 14 है, दिखाई क्या देगा 10.5, लेकिन खाली 7 है तो दिखाई भी क्या देगा 7। क्या ये आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। आधा भरा हुआ दिखाई देने का मतलब होता है कि जितना भरा हुआ दिखाई दे उतना ही खाली दिखाई दे, लेकिन भरा हुआ क्या दिखाई दे रहा है ज्यादा और खाली क्या है कम। तो आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, आधे से ज्यादा है, क्योंकि भरा हुआ क्या है ज्यादा, खाली क्या है कम। तो इस क्वेश्चन का इससे प्रूफ होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 14 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक, तो ये सब कुछ जो हमने किया ये सब गलत है। आंसर 14 सेंटीमीटर नहीं है एकदम क्लियर दिख रहा है। एक बार चेक करते हैं कि क्या आंसर 12 सेंटीमीटर है। क्या आप लोगों में से किसी का आंसर 12 सेंटीमीटर आया? 12 सेंटीमीटर आया? अगर 12 आया है तो बहुत अच्छी बात है, 12 ही सही आंसर है। चेक करते, पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या 12 सेंटीमीटर सही आंसर है क्या। तो यहाँ पर चलो मैंने भर दिया 12 सेंटीमीटर। अगर मैं 12 सेंटीमीटर भरूंगा तो खाली की जगह क्या बचेगी 9। अगर मैंने 12 भर दिया तो जो खाली बचेगा वो 9 सेंटीमीटर बचेगा। चेक करते हैं, ये तो गलत निकल गया था। 12 चेक करते हैं सही है क्या गलत है। ये देखो रियल में कितना भरा 12, तो खाली कितना होगा 9। ठीक है, अगर 9 जितना खाली दिखाई देता है, जितना खाली होता है उतना ही दिखाई देता है। 9 खाली है 9 दिखाई देगा, और भरा हुआ कितना है 12, तो भरा हुआ दिखाई कितना देगा 12/μ। और सॉल्व करेंगे तो 12/μ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। म्यू कितना है 4/3, ये कितना आएगा 9। तुम देख लो काम बन गया। जितना भरा हुआ दिखाई दे रहा उतना ही खाली है। अब जाके क्लियर है कि ये आधा भरा हुआ दिखाई देगा। तो कंफर्म होता है कि आंसर जो है वो 14 नहीं, आंसर क्या होगा 12। लेकिन 12 कैसे आया? अभी 12 मैंने निकाला नहीं है, अभी तो मैंने ये प्रूफ किया कि 12 सही आंसर है। अब देखते हैं 12 आएगा कैसे। 12 निकालना है, चलो स्टार्ट करते हैं कि ये 12 कैसे निकलेगा। चलो यहाँ देखो 12 निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 21। ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसको ऊपर से देखा जा रहा। हमें ये h निकालना है, मैंने h भर दिया। अगर h भर दिया तो खाली की जगह कितनी बचेगी 21 - h। तो मैंने भरा कितना h, खाली कितना होगा 21 - h। अगर मैंने h भरा है तो कितना भरा हुआ दिखाई देगा h/μ। अगर मैंने h भर दिया तो कितना भरा हुआ दिखाई देगा h/μ, और खाली कितना है 21 - h, तो 21 - h ही दिखाई देगा। और आधा भरा हुआ कब दिखाई देगा? जब जितना भरा हुआ दिखाई दे है, जितना भरा हुआ दिखाई दे रहा उतना ही खाली दिखाई दे। जब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तब लगेगा कि आधा भरा हुआ है। म्यू की वैल्यू कितनी होगी 4/3, म्यू 4/3। इस h को इधर ट्रांसफर किया, ये 21, ये कितना आ गया 7h/4 = 21। अब सॉल्व किया, तुम देख लो कैलकुलेशन, h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। 14 गलत, 12 करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, और बीच में एक छोटा सा बबल है, छोटा सा बबल, छोटा सा ये बबल है। एक ये बबल है। ठीक, इस बबल को इधर से देख रहे हैं तो इसकी गहराई, बबल को इधर से देख रहे हैं तो बबल यहां से कितना दूर दिखाई दे रहा है 6, और इसको इधर से देख रहे हैं तो बबल कितना दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा है। तो इस आंख ने देखा तो बबल की दूरी 6 सेंटीमीटर दिखाई दी। तो बबल एक ऑब्जेक्ट की तरह, ये बबल ही, अरे जिसको देख रहे हैं वही क्या है ऑब्जेक्ट। बबल को देख रहे हैं तो बबल ही क्या हो गया, एक छोटा सा बबल क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और ये आंख इसको देख रही है तो
ये दूरी क्या दिखाई दे रही है 4 सेंटीमीटर, दिखाई 4 है, जिसका मतलब क्या ये रियल में 6 होगा, नहीं x होगा, क्या रियल में 4 होगा, नहीं y होगा। तो रियल में x है, दिखाई क्या दे रहा है 6, रियल में y है, दिखाई क्या दे रहा है 4। तो पूछा है कि इसकी पूरी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी मतलब x प्लस वाई निकालना है। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, म्यू 1.5 है। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, सो जल्दी बताओ, थिकनेस निकालनी मतलब x प्लस वाई निकालनी है। हो गया, बिल्कुल। लाइट रे कहां से कहां, म्यू से एयर, और म्यू से एयर में डिवाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी x, दिखाई कितना देगा x अपॉन म्यू, तो x अपॉन म्यू कितना है 6 है, x पे दिखाई 6 पे दिया, और म्यू से एयर में डिवाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट x पे है, दिखाई x बाई म्यू पे देगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट y पे है, दिखाई कहां पे देगा y बाई म्यू पे, तो y बाई म्यू की वैल्यू क्या होगी 4 गिवन है क्वेश्चन में। अब इनको ऐड कर दो, तो x प्लस वाई अपॉन म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और y की वैल्यू कितनी है 3/2, y 3/2 है 1.5, तो x प्लस वाई जो आया वो 15 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। आया आप लोग का आंसर, बहुत अच्छे। इस तरह से ये x प्लस वाई 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ठीक। चलो अब बात करेंगे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट की। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट ये देखने जा रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, थिकनेस कितनी है टी। इधर एयर में एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये आंख एयर में है, और ये आंख इस ऑब्जेक्ट को देख रही। फिगर से एकदम क्लियर है कि जो व्यू है, व्यू वो कैसा व्यू है, नॉर्मल व्यू, ठीक, नॉर्मल व्यू है। हो सकता है कि इस आंख को ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिखाई देके, हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस आंख को ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां दिखाई दे। अगर यहां दिखाई देगा तो ये कहलाएगी उसकी इमेज, है यहां पे दिखाई यहां दे रहा तो क्या कहलाएगी उसकी इमेज। तो दिखाई देना शिफ्ट हो गया, यहां की बजाय यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई देना शिफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, यही नॉर्मल शिफ्ट इसमें हमें निकालना है। तो बताओ इस आंख पे लाइट रे पहुंचने से पहले कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही, 2 बार, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार लाइट रे कहां से कहां जाएगी, एयर से ग्लास, और फिर ग्लास से एयर। और अच्छा ये बताओ एयर से ग्लास में, एयर से म्यू में डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं। इमेज दूर जाती है कि पास, दूर जाती है, बिल्कुल सही। और म्यू से एयर में डिवाइड करते हैं, इमेज कहाँ आती है पास। तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन हुआ, एयर से म्यू और म्यू से एयर। तो लाइट रे पहले एयर से म्यू जाएगी, ठीक। तो इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोल रहा हूं, तो इस फर्स्ट सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, और फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, रिफ्रैक्टेड रे से हम लोग इमेज को दिखाते हैं। तो इमेज हुई I1। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ओ क्या हो गया ऑब्जेक्ट, I1 क्या हुई इमेज। फर्स्ट सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट हुआ, I1 क्या हुई इमेज। अब ये लाइट रे इस सेकंड सरफेस पे गिरी, और जब लाइट रे सेकंड सरफेस पे गिर रही तो सेकंड सरफेस के लिए वही लाइट रे क्या बन गई इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो सेकंड सरफेस को लग रहा है कि लाइट रे ओ से नहीं, सेकंड सरफेस को लग रहा कि लाइट रे I1 से आ रही, और लाइट रे अगर I1 से आ रही तो सेकंड सरफेस के लिए I1 क्या होगा ऑब्जेक्ट या इमेज। सेकंड सरफेस के लिए I1 क्या होगा, बिल्कुल ये सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है तो I1 जो हुआ वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया I1। अब लाइट रे म्यू से एयर जाएगी, लाइट रे फिर बेंड करेगी, लाइट रे लेट से मान लो कुछ इस टाइप से बेंड की म्यू से एयर। अब सेकंड सरफेस के लिए ये क्या बन गई रिफ्लेक्टेड रे, और अगर ये रिफ्लेक्टेड है तो इससे जो लाइट, इससे जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा इमेज। तो ये क्या हुई इमेज। तो सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे था तो I1 क्या था ऑब्जेक्ट, और सेकंड सरफेस के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है तो जो I है वो क्या हो गई इमेज। फर्स्ट लाइट रे कहां से कहां जा रही है, फर्स्ट सरफेस में लाइट रे कहां से कहां जा रही, एयर से म्यू। फर्स्ट में लाइट रे एयर से म्यू जा रही,
और सेकंड सरफेस में लाइट रे म्यू से एयर जा रही। ये तो बात हुई फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट की इमेज, सेकंड का ऑब्जेक्ट, सेकंड की इमेज। जो फर्स्ट की इमेज है वही क्या है, सेकंड का ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट की इमेज है वही सेकंड का ऑब्जेक्ट है। ये तो बात हुई फर्स्ट टू सेकंड की। अब पूरे स्लैब की बात करें, पूरे स्लैब की अगर हम लोग बात करें तो स्लैब के लिए सोच के बताओ, स्लैब का ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा, ओ I1 की आई। स्लैब का कौन, और इन तीनों में कौन स्लैब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा और इन तीनों में कौन स्लैब की इमेज कहलाएगी, बताओ कौन कहलाएगा स्लैब का ऑब्जेक्ट और कौन कहलाएगी स्लैब की इमेज, जवाब दो। सही है, सही सोचा आपने। जो लाइट रे स्लैब पे पहली बार गिर रही है उससे जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये लाइट रे पहली बार गिरी तो स्लैब के लिए ओ जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जो लाइट रे स्लैब से हमेशा के लिए निकल गई, स्लैब से जो हमेशा के लिए निकल गई, ये निकल गई, तो उससे जो बनेगी इमेज वही क्या कहलाएगी, फाइनल इमेज। तो स्लैब से ये गिरा तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। स्लैब से निकल गया तो स्लैब के लिए आई क्या हुई, इमेज। तो स्लैब के लिए I1 कुछ नहीं, स्लैब के लिए ओ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और आई क्या हुई, इमेज। और स्लैब के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी को ही हम लोग, इस OI को ही हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। तो हमें ये OI नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। ट्राई करो, निकालो। वीडियो को रोक के इसको निकालने की कोशिश करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं। अब आपने ट्राई कर लिया होगा। इस OI की वैल्यू सॉल्व करने पे भी मैं दिखाऊंगा t इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू आएगा। एक मौका और दे रहा हूं, अगर आपका ये आंसर नहीं आया है तो फिर से ट्राई करो, वीडियो को रोक के जल्दी इसको निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। अब देखते हैं। इस फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, ओ। फर्स्ट के लिए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, I1 क्या है, इमेज। जब लाइट रे एयर से म्यू जाती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक्स पे होता है तो इमेज कहाँ पे होता है, म्यू इंटू एक्स पे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एक्स पे, और I1 क्या हुई, इमेज, म्यू एक्स पे। ठीक, ये फर्स्ट की बात हुई। अब सेकेंड सरफेस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, म्यू एक्स प्लस टी। तो सेकेंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, म्यू एक्स प्लस टी। ये ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट की दूरी फर्स्ट से लेंगे, सेकंड के ऑब्जेक्ट की दूरी सेकंड से लेंगे। सेकंड के लिए I1 ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हुई, म्यू एक्स प्लस टी। तो सेकंड सरफेस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट, और I क्या है, इमेज। I इमेज है। और ये बताओ इमेज दूरी क्या होगी, जवाब दो क्या होगा ये। तुमको पता है कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, म्यू से एयर। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को, फर्स्ट सरफेस को लगेगा कि यहां से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, एयर। इसी फर्स्ट को लगेगा, फर्स्ट सरफेस को लगेगा कि यहां से लेकर इनफाइनाइट तक ग्लास है। फर्स्ट को लगेगा कि यहां से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, ग्लास। सिमिलरली सेकंड सरफेस को लगेगा कि यहां से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, ग्लास, और इधर लगेगा कि इनफाइनाइट तक क्या है, एयर। तो लाइट रे म्यू से एयर जा रही। सेकंड सरफेस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट, और लेट से मान लो कि इस ऑब्जेक्ट की दूरी म्यू एक्स प्लस टी की बजाय मान लो L है, L। तो अगर याद करो, अगर ऑब्जेक्ट L पे है, अगर ऑब्जेक्ट L पे है तो इमेज कहां पे होगा, L अपॉन म्यू पे होगा, क्योंकि म्यू से एयर में डिवाइड करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की दूरी L तो इमेज की दूरी क्या होगी, L अपॉन म्यू। तो यहां पे देखो, अभी हमने देखा था कि सेकेंड सरफेस की ऑब्जेक्ट की दूरी क्या थी, म्यू एक्स प्लस टी, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस म्यू एक्स प्लस टी है तो इससे जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बन रही, इमेज तो डिफरेंट कलर से दिखा दो, ये जो इमेज बन रही आई, इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, ये होगा डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक, अब हमारा OI निकालना इजी हो गया। देखते हैं OI की वैल्यू क्या होगी। हमें निकालना है OI।
निकालो, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट जिसको हमने OI बोला, OI तुम देख सकते हो OP डैश माइनस IP डैश है, इसको मैंने क्या बोला P, इसको मैंने क्या बोला P डैश, तो OI क्या है OP डैश माइनस IP डैश क्या है OI, तो इस तरह से OP डैश एकदम क्लियर दिख रहा, OP डैश की वैल्यू क्या है x प्लस टी, OP डैश है x प्लस टी, IP डैश ये तो पूरा IP डैश है, ये तुम देख सकते हो, ये पूरा नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है IP डैश, तो IP डैश की वैल्यू कितनी है माइनस म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। अब तो बस ये कैलकुलेशन है, आ गया आंसर x प्लस टी, इसको अंदर ले जाऊं तो म्यू म्यू कैंसिल, x प्लस टी बाई म्यू, यहाँ से x x कैंसिल होगा, t बचेगा, t कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये OI हुआ और ये OI ही नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगा, इसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे, ये नॉर्मल शिफ्ट है t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब व्यू कैसा हो, व्यू नॉर्मल व्यू हो, है ना, जब व्यू हो वो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, याद करो ये तभी होता है, डिवाइड म्यू से मल्टीप्लाई ये तभी होता है जब व्यू कैसा हो नॉर्मल, तो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल हुआ जब व्यू क्या हो नॉर्मल। और इसमें कई सारी खास बातें, पहला कि नॉर्मल व्यू के लिए, दूसरा कि x कैंसिल हो गया, ये आंसर x पे डिपेंड नहीं कर रहा, शिफ्ट जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, x क्या है स्लैब से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो क्लियर होता है कि शिफ्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा ये शिफ्ट किधर हुआ, स्लैब की तरफ कि स्लैब से अवे, टुवर्ड्स द स्लैब या अवे फ्रॉम स्लैब, ऑब्जेक्ट है यहां पे, दिखाई यहां दे रहा है, तो किधर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द स्लैब शिफ्ट हुआ। अच्छा शिफ्टिंग किधर हुई, लाइट रे के डायरेक्शन के पैरेलल कि लाइट रे के डायरेक्शन के अपोजिट, लाइट रे किधर जा रही है राइट, और शिफ्ट भी किधर हुआ राइट, तो ये शिफ्टिंग लाइट रे के डायरेक्शन के क्या हुई पैरेलल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, तुम कंफ्यूज मत होना, लेटरल शिफ्ट अलग चीज है, नॉर्मल शिफ्ट अलग चीज है। हमने जो पिछली क्लास में लेटरल शिफ्ट देखा था, मैं याद दिलाऊं, ये क्या था, ये था लेटरल शिफ्ट, ये लेटरल शिफ्ट था, और ये जो है ये क्या है नॉर्मल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट किसका होता है, पहली बात लेटरल शिफ्ट इतना है, लेटरल शिफ्ट छोटा है, नॉर्मल शिफ्ट बड़ा है, लेटरल शिफ्ट किसका होता है लाइट रे का, लेटरल शिफ्ट किसका होता है लाइट रे का, और नॉर्मल शिफ्ट किसका होता है ऑब्जेक्ट का। और हमने देखा कि लेटरल शिफ्ट अलग है, नॉर्मल शिफ्ट अलग है, वो अलग बात है कि लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले से भी नॉर्मल शिफ्ट को निकाला जा सकता है। ठीक, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आगे नॉर्मल शिफ्ट, इसी फिगर को दोबारा ड्रॉ किया जाए। अब मैं जो नया फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें I1 को नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ O और I को दिखा रहा हूँ, तो ये हमारे लिए मेनली O क्या है ऑब्जेक्ट, I क्या है इमेज। नोट्स बनाएंगे आप लोग, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, वीडियो अगर तुम साथ साथ नोट नहीं बना, ज़्यादा अच्छा कि साथ साथ नोट्स बनाओ, नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को रोक के नोट्स बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वही फिगर है, बस यहाँ पे I1 को नहीं दिखाया है, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं, ठीक है। तुम देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये क्या हो गया शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग किधर हुई, टुवर्ड्स द स्लैब, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द स्लैब हुई, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस शिफ्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये शिफ्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये आंसर x पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और ये शिफ्टिंग किधर हुई टुवर्ड्स द स्लैब। अच्छा तो इसका मतलब ये बताओ, तुम ये जवाब दो मेरा, अगर मान लो ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब और ये लेट से आंख है, और इस स्लैब की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, हाँ तो ये स्लैब है, ये आई है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3/2 है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया O1, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया O2 और ये O3, इन तीनों का शिफ्ट क्या आएगा, सेम है डिफरेंट। मान लो ये 70 है, ये 60 है और ये 50 है, इनका सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। चलो O4 ले लिया, O4 का
एक्स क्या था एक्स, याद करो एक्स की वैल्यू क्या थी, स्लैब से ऑब्जेक्ट की दूरी। एक्स क्या था, स्लैब से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो O1 के लिए x कितना है 70, O2 के लिए x कितना है 60, O3 के लिए कितना है 50 और 4 के लिए x की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पर देखो, तो क्या इन सब का शिफ्ट सेम होगा सेम, बिल्कुल इन सब का, क्योंकि आंसर x पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस इनका शिफ्ट निकालना, शिफ्ट कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, तो इसका शिफ्ट यहाँ पे आएगा 2 सेंटीमीटर। O1 का शिफ्ट I1 ये 2 सेंटीमीटर होगा, O2 का शिफ्ट, O2 की वैल्यू I2 शिफ्ट कितना होगा 2, O3 का I3 ये शिफ्ट कितना होगा 2 सेंटीमीटर, O4 का I4 होगा। ऑब्जेक्ट O4 पे है, दिखाई I4 पे देगा, ये शिफ्ट होगा और सबका शिफ्ट कितना आएगा 2 2 2। ठीक, तो शिफ्ट जो है वो x पे डिपेंड, ऑब्जेक्ट की दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ इसकी भी बात करें, ये ऑब्जेक्ट जो O4 है, या चलो इसको थोड़ी देर के लिए O1 कह दूं, O1 इसका x कितना है 0, तो इसका भी शिफ्ट वही आएगा t इंटू, इसका भी शिफ्ट कितना आएगा t इंटू 1 माइनस 1/μ। सॉल्व कर लेंगे, शायद आंसर 2 सेंटीमीटर आएगा, तो शिफ्ट कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ये है O1 के लिए, ये हो गया। लेकिन एक ऑब्जेक्ट ये है मान लो, और एक ऑब्जेक्ट ये है, और मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, दो ऑब्जेक्ट है O1 और O2। क्या इस O1 और इस O2 का शिफ्ट सेम होगा? यस या नो, बताओ, जवाब दो, शिफ्ट सेम होगा कि नहीं होगा? O1 और O2 का शिफ्ट सेम होगा नहीं? बिल्कुल नहीं। O1 का शिफ्ट कितना होगा 6 इंटू 1 माइनस 1/μ और O2 का शिफ्ट होगा 5 इंटू 1 माइनस 1/μ। ठीक है, इस आंख के लिए अगर देख रहा है तो O1 के लिए ग्लास स्लैब की थिकनेस 6 कहलाएगी और O2 के लिए ग्लास स्लैब की थिकनेस 5 कहलाएगी। तो O1 के लिए ये शिफ्ट होगा और O2 के लिए ये शिफ्ट होगा। क्लियर? ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक, अब तुम एक चीज मुझे बताओ, एक और पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए। यहां देखो, लाइट ऐसे ऐसे गई, ये O है, ये I है। एक काम करता हूं, इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने B नाम दिया। फिलहाल ऑब्जेक्ट A पर है, इमेज B पर है और दूरी शिफ्ट है, शिफ्ट की वैल्यू ये है। अगर मैं लाइट रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो याद करो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, याद करो, क्या याद करो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। ये कहता है कि अगर एक बार डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो जो रास्ता इस लाइट रे का था वही रास्ता इस लाइट रे का होगा, वही रास्ता इस लाइट रे का होगा। तो चलो इस येलो लाइट की बात करते हैं, इस येलो लाइट की बात करें। तो इस लाइट रे के लिए अब बताओ, अगर ये स्लैब ना होता तो लाइट रे कहां पे गिरती? पॉइंट ए पर की पॉइंट बी पर? बिल्कुल सही। अगर ये स्लैब ना होता तो लाइट रे कहां पे गिरती? पॉइंट बी पर। लेकिन स्लैब के कारण से बी पे गिरने की बजाय कहां गिर रही है? ए पर। ये लाइट रे गिरी तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। और लाइट रे फाइनली हमेशा के लिए यहां से निकल गई। तो बताओ, अब बताओ इस फिगर में ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कहां? इस लाइट रे, येलो वाली लाइट रे के लिए बताओ ऑब्जेक्ट ए पर बन रहा है कि बी पर बन रहा है? इस येलो वाली लाइट रे के लिए बताओ कि ऑब्जेक्ट ए पर बन रहा कि बी पे बन रहा? तुम देखो, ये इंसिडेंट रे है, तो अब जो ऑब्जेक्ट बन रहा वो कहां बन रहा? बी पर। और ये लाइट रे हमेशा के लिए निकल गई तो ये क्या बन गया? इमेज। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये क्या हुई? इमेज। ये शिफ्ट कर गया। तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां इमेज बन गया, जहां इमेज था वहां ऑब्जेक्ट बन गया इस रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ में। और यहां भी शिफ्टिंग हो गई। क्या शिफ्ट की वैल्यू चेंज हुई? नहीं। जहां ऑब्जेक्ट वहां इमेज, जहां इमेज वहां ऑब्जेक्ट, दूरी में कोई चेंज नहीं आया। अभी भी शिफ्ट कितना होगा? t इंटू 1 माइनस 1/μ। लेकिन ये शिफ्ट किधर आया? टूवर्ड्स द स्लैब की अवे फ्रॉम स्लैब? ये जो शिफ्ट आया, जवाब दो, ये शिफ्ट किधर आया? टूवर्ड्स द स्लैब या अवे फ्रॉम द स्लैब? हाँ, ये शिफ्ट किधर आया? अवे फ्रॉम द स्लैब। बिल्कुल अवे फ्रॉम द स्लैब आया। वैल्यू इतनी ही है। तो फिर ठीक, अभी काम करता हूं, इसी फिगर को थोड़ा सा, सेम फिगर, मैं फिगर में कुछ खास बदलाव नहीं करूंगा, फिगर यही है, बस फिगर थोड़ा सा घुमा के ड्रॉ कर दूंगा। इस फिगर को जरा पलट के ड्रॉ करता हूं, देखता हूं क्या फिगर बनेगा। पलट के ड्रॉ करते हैं तो जरा देखो तो, अगर मैं इस फिगर को पलट के ड्रॉ करूं
अगर इस ऊपर वाले फिगर को मैं पलट के ड्रॉ करूं, इस फिगर को अगर मैं ऐसे पलट के ड्रॉ करूं तो क्या ये फिगर ये बन जाएगा? जवाब दो, बनेगा या नहीं बनेगा? अगर मैं इसको पलट के ड्रॉ करूं बिल्कुल यही फिगर बन जाएगा। ये लाइट रे, इंसिडेंट रे, ऐसे बस ये हुआ, ये वही है, वही फिगर है, पलट के मैंने ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखना, अगर ये स्लैब ना होता तो ये लाइट रे इस पॉइंट पे पहुंचती। क्लियर दिख रहा है कि लाइट रे क्या है? इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। स्लैब के कारण से, स्लैब ना होता तो लाइट रे पॉइंट ओ पे जाके मिलती, स्लैब के कारण से लाइट रे पॉइंट आई पे जाके मिल रही है। ये शिफ्ट हो गया और एकदम क्लियर दिख रहा है। शिफ्ट किधर हुआ? अवे फ्रॉम स्लैब। शिफ्ट किधर हुआ? अवे फ्रॉम स्लैब। शिफ्ट किधर हुआ? अवे फ्रॉम स्लैब। और इस शिफ्ट की वैल्यू कितनी आई? टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। शिफ्ट आया टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, और ये क्या आया? अवे फ्रॉम स्लैब आया। टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू आया, एंड दैट इज अवे फ्रॉम द स्लैब। सेम फिगर, बस प्लट ही ड्रॉ कर दिया। अब एक काम करते हैं, वापस ओरिजिनल फिगर पे आते हैं। इस येलो को हटाओ, ये वही पुराना वाला फिगर था। तो इस फिगर से इस फिगर पे हम लोग पहुंच गए। अब इन दोनों फिगर में अंतर है। अब ये वाला वो सबसे पहला वाला फिगर हो गया, ये वाला फिगर हो गया, ये जो हमने सॉल्व किया था शिफ्ट, ये ओ आई। ठीक है, जब दोनों फिगर को कंपेयर करते हैं, ठीक से ध्यान देना, दोनों फिगर को ठीक से कंपेयर किया जाए अगर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे शिफ्ट किधर है? यहाँ का शिफ्ट और यहाँ का शिफ्ट सेम है। ये शिफ्ट किधर है? एक सेकेंड, हाँ, ये शिफ्ट किधर है? टूवर्ड्स द स्लैब। और ये शिफ्ट किधर है? अवे फ्रॉम द स्लैब। शिफ्ट की वैल्यू क्या है? सेम। फर्क बस क्या है? यहाँ बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है कि वर्चुअल? लाइट रे सचमुच में ओ से निकल रही तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल है। ऑब्जेक्ट रियल है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है। क्या लाइट रे सचमुच में आई से गुजर रही है? क्या नहीं, लाइट रे आई से पास नहीं कर रही, और आई से पास नहीं कर रही तो जो यहाँ पे इमेज हुई वो क्या हुई? वर्चुअल। तो इस फिगर में ऑब्जेक्ट रियल, इमेज क्या है? वर्चुअल। यहाँ पर देखो, क्या लाइट रे सचमुच में पॉइंट ओ से गुजर रही है? क्या नहीं। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। क्या लाइट रियल में सचमुच में क्या आई से गुजर रही है? हाँ, तो इमेज कैसी है? रियल। तो यहां देखो, इस फिगर में ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज कैसा है? वर्चुअल। और इस फिगर में ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज क्या है? रियल। बस यही अंतर, रियल की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल की रियल इमेज। या इसका शिफ्ट क्या है? सेम। ये शिफ्ट टुवर्ड स्लैब, ये शिफ्ट अवे फ्रॉम द स्लैब। अच्छा, ये शिफ्ट क्या है? लाइट रे के पैरेलल की लाइट रे के अपोजिट। लाइट रे किधर जा रही है? राइट। और शिफ्ट भी किधर है? राइट। तो शिफ्ट क्या है? पैरेलल, लाइट रे के डायरेक्शन के पैरेलल। और ये पैरेलल है कि अपोजिट? नहीं नहीं, ये भी पैरेलल है बेवकूफो, ये भी पैरेलल है। यहां भी देखो, लाइट रे किधर जा रही है? राइट। और शिफ्ट किधर है? राइट। तो ये बहुत अच्छा याद करने के लिए, चाहे ये हो, चाहे ये कॉम्बिनेशन हो, चाहे ये हो, शिफ्ट हमेशा लाइट रे के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, लाइट रे के डायरेक्शन के पैरेलल होगा। यहां पे पैरेलल होने से टुवर्ड्स द स्लैब हुआ, और यहां पैरेलल होने से अवे फ्रॉम स्लैब हो गया। ये हो गया शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, चलो, शिफ्ट टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। और वही बात कि आंसर ऑब्जेक्ट की दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। और ये अभी जो जस्ट मैंने बोला, ये लास्ट पॉइंट क्या था कि बोथ शिफ्ट्स जो हमने इक्वेशन 1 में देखा, ये शिफ्ट और ये वाला टुवर्ड्स द स्लैब, दोनों शिफ्ट जो हैं वो लाइट रे के डायरेक्शन के क्या है? पैरेलल। बोथ शिफ्ट्स जो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में है आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। लाइट रे के डायरेक्शन के क्या है? पैरेलल। ये अच्छा याद करने का। देखो, वैसे यहां पे बाहर का मीडियम दे रखा है, पिछले फिगर में भी बाहर का मीडियम दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो भी हम लोग अपने मन से बाहर का मीडियम क्या मानते? एयर। बाहर का मीडियम क्या मानते? एयर। लेकिन इस नए फिगर में स्लैब तो वही है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। बस फर्क है कि बाहर जो है वो एयर नहीं, क्या पता बाहर वाटर हो, क्या पता बाहर कोई लिक्विड हो, क्या पता बाहर ऑयल हो, और उस बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू नॉट। तो पिछली बार बस एयर था, एयर की जगह कितना हो गया? म्यू नॉट। तो यहां पर देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट है,
इस रियल ऑब्जेक्ट की क्या बनी, वर्चुअल इमेज, ये शिफ्ट हुआ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर बाहर एयर होता तो शिफ्ट की वैल्यू क्या थी, t इंटू 1 - 1/μ, लेकिन ये तब था जब बाहर, अगर बाहर म्यू नॉट ना होके अगर एयर होता तो शिफ्ट की वैल्यू ये होती टुवर्ड्स द स्लैब, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। लेकिन यहाँ पर एयर तो है नहीं, यहाँ पे तो बाहर कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू नॉट। अब तुम जल्दी सोच के बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब इसका आंसर ये तो होगा नहीं, क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही सोचा है आपने। अगर आपने सोचा है कि यहां पर जो शिफ्ट होगा वो 1 - 1/μ रिलेटिव होगा, आर का मतलब ये आर रिलेटिव, म्यू रिलेटिव होगा, जहां म्यू रिलेटिव क्या होगा, जहां म्यू रिलेटिव कहलाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कहूं कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिस्पेक्ट में। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, μ/μ0। बिल्कुल सही ये आंसर होगा। बस पिछली बार जहां म्यू था वहां म्यू रिलेटिव हो गया, और म्यू रिलेटिव की वैल्यू जो होगी वो μ/μ0 होगी। ये हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सिंपल सा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में से पहले से ट्राई करके लेके आएंगे, ठीक है। क्या है ये, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3 स्लैब हैं, 3 स्लैब, इसकी थिकनेस T1, T2, T3, μ1, μ2, μ3। सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है नीचे, सरफेस से ऑब्जेक्ट की रियल गहराई, रियल डेप्थ, सरफेस से ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कितनी होगी, T1 + T2 + T3। तो पूछा है कि इसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ T1 + T2 + T3 है, तो पूछा है कि इसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और दिखाई यहाँ देगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और दिखाई यहाँ देगा, तो ये कहलाएगी उसकी इमेज। तो रियल डेप्थ क्या होगा, OP, और जो एपरेंट डेप्थ होगा वो क्या होगा, IP। तो पूछा है कि एपरेंट डेप्थ कितना होगा, और अगर एपरेंट डेप्थ निकल गया तो फिर ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी को शिफ्ट कहते हैं, तो शिफ्ट जो होगा वो OI होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को शिफ्ट कहते हैं, तो OI जो होगा वो शिफ्ट होगा, और शिफ्ट क्या होगा, OP - IP। मतलब रियल डेप्थ में से अगर एपरेंट डेप्थ को सब्ट्रैक्ट कर दें, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, और वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, शिफ्ट। तो ये आप लोग ट्राई करके लेके आएंगे कि पहले एपरेंट डेप्थ कितना होगा और फिर इस शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग अपना ट्राई करके लेके आएंगे, ठीक है। फिर तो अभी छोड़ता हूँ, बाय बाय।